हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। इस वीडियो को शुरू करने से पहले जरा कुछ आंकड़ों पर नजर डालिएगा। फ्यूल और क्रूड 10 लाख करोड़, गोल्ड 6 लाख करोड़ और फर्टिलाइजर्स 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा। ये जो आंकड़े मैंने आपको बताए हैं, यह है इंडिया का इंपोर्ट बिल 2026 में अब तक का। अब जरा गौर करिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 मई को क्या कहा है। वर्क फ्रॉम होम करिए, पेट्रोल और डीजल पर डिपेंडेंसी कम करिए, अगर ज्यादा जरूरत है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करिए और कार पूलिंग की जरूरत है तो कार पूल करिए, ज्यादा अपनी गाड़ियों को इस्तेमाल मत करिए। यहां तक कि इंटरनेशनल ट्रैवल करने से बचिए और फिलहाल 1 साल के लिए सोना मत खरीदिए। यानी सरकार साफ तौर पर यह एडमिट कर रही है कि भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है उसके ऊपर प्रेशर है। अब ये दबाव क्या सिर्फ फॉरेक्स रिजर्व पर है? क्या सच में इंडिया एक इकोनॉमिक क्राइसिस में है? और क्या ये जो पूरा प्रेशर बिल्डअप हो रहा है वो ट्रांसफर हो जाएगा आम जनता तक? ये बहुत बड़ा सवाल इस समय आया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस स्टेटमेंट के बाद। इसको लेकर के तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, तरह तरह के खबरें आपको देखने को मिल रही हैं, पढ़ने को मिल रही हैं। लेकिन इस वीडियो में हम इसके सटीक जवाब जानने की कोशिश करेंगे शरद कोहली जी के साथ। तो सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड वेलकम टू गुड रिटर्न्स। थैंक यू सो मच अरुणिमा, आपको और गुड रिटर्न्स के सारे गुड सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को मेरा अभिवादन। सर, सबसे पहले तो आपसे ये पूरी सिचुएशन समझना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अचानक इस तरह से बयान का आना, क्या सच में इकोनॉमिक क्राइसिस की दहलीज पर खड़ा हुआ है इस समय भारत? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने पहली दफे ये इशारा नहीं किया है। उन्होंने कुछ हफ्ते पहले भी ये बोला था कि जैसे कोविड में हम लोग एकजुट हुए थे उसी प्रकार हमको एकजुट, और क्योंकि हो क्या रहा था कि हर हफ्ते हर दिन ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि अब शायद सीज फायर हो जाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए, कच्चे तेल के दाम नीचे हो जाए। पर जब जब ऐसा हुआ है अरुणिमा, कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ या ऐसी परिस्थिति है कि उसमें से निकल ही नहीं पा रहे हैं। जब भी कोई प्रस्ताव, इधर से प्रस्ताव जाता है, उधर से प्रस्ताव जाता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आज भी बंद है। और उससे भी ज्यादा कड़वी हकीकत यह है कि क्रूड ऑयल फिर एक बार $105। तो जितनी हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, $140 बिलियन, आपने बिल्कुल 10 लाख करोड़ ठीक बताया, ये हमारा पिछले साल का इंपोर्ट बिल था और हर साल बढ़ रहा है, हर साल बढ़ रहा है। मैं तो गोल्ड के आंकड़े भी देख रहा था। इसके अलावा गोल्ड $72 बिलियन का, हमने करीब 6.5 लाख करोड़ का हमने गोल्ड इंपोर्ट किया पिछले साल। उससे पिछले साल ये कुल $58 बिलियन था। उससे पिछले साल ये करीब $45 बिलियन। तो आप देखिए किस रफ्तार से ग्रो कर रहा है। तो अगर हमारे फॉरेक्स रिसोर्सेज जो हैं, जो हमारे विदेशी मुद्रा भंडार हैं, वो $700 बिलियन से नीचे चले गए हैं और लगातार रुपया भी कमजोर है और डॉलर की डिमांड, हमें डॉलर ज्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं। और खासकर गोल्ड प्रधानमंत्री मोदी जी को इसलिए कहा क्योंकि वो ठीक है, शादी ब्याह में शगुन होता है, जरूरी होती है, पर कोई ऐसी कमोडिटी नहीं है अरुणिमा जैसे कि पेट्रोल और डीजल है या गैस है, जिसके बिना हमारे घर का चूल्हा नहीं डलेगा, जिसके बिना हम कहीं आ जा ही नहीं पाएंगे, जिसके बिना हमें घर में बैठना पड़ जाएगा। गोल्ड कोई ऐसी चीज नहीं है, इसलिए उन्होंने यहाँ पर गोल्ड का जिक्र किया है। उन्होंने तो फर्टिलाइजर का भी जिक्र किया, जो कि बहुत जरूरी चीज है जी। फर्टिलाइजर तो देखिए ना, किसान इस्तेमाल करते हैं, जो आपका DAP होती है, डाई अमोनियम फॉस्फेट कहते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में इंपोर्ट किया जाता है यहाँ पर। आपने खुद ही आंकड़े दिए, 1.5 लाख। इसके अलावा आपने एक चीज जो मिस करी, वो है रिफाइंड ऑयल, एडिबल ऑयल। हम करीब फर्टिलाइजर से भी ज्यादा $20-22 बिलियन का हम इंपोर्ट कर रहे हैं जी। तो जब आप ये इस प्रकार की चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जिनको या तो हम रोक सकते हैं या उसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। आप सरसों के तेल का इस्तेमाल करिए, आप तिल के तेल का इस्तेमाल करिए, आप देसी घी का इस्तेमाल करिए, वगैरह वगैरह। वो ठीक है, देसी घी हर आदमी नहीं अफोर्ड कर सकता, पर सरसों का तेल तो अफोर्ड कर सकते हैं आप। तो प्रधानमंत्री जी की देखिए, अब बात आती है कि लोग जो इससे अटकलें लगा रहे हैं कि क्या, जब प्रधानमंत्री जी ऐसी बात कह रहे हैं तो क्या हम किसी बड़े आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रहे हैं? इसकी हकीकत है हाँ, क्योंकि ये हर दिन बढ़ती हुई, मैं तो इसको शुरू से इस बात को कह रहा हूं कि हर दिन जो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, हर दिन जो कच्चा तेल 87% हम इंपोर्ट कर रहे हैं, 87%। हमारे यहाँ मात्र 13% बनता है। गोल्ड हमारे यहाँ अरुणिमा सिर्फ 1% पैदा होता है। 99% गोल्ड हम इंपोर्ट करते हैं, 99%। आपने भी अगर कोई चेन पहनी हुई है, अंगूठी पहनी हुई है, तो वो 99% इट इज इम्पोर्टेड। तो ऐसे में देखते हुए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी का मतलब यह है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर हर आदमी अपना थोड़ा थोड़ा योगदान देगा, वर्क फ्रॉम होम करिए, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करिए, कार पूलिंग करिए। आप अगर डेस्टिनेशन वेडिंग लोग करते हैं स्विट्जरलैंड में, इटली में,
ठीक है, जब से रणवीर सिंह दीपिका की वेडिंग इटली में हुई तब से एक ट्रेंड चल गया कि यहाँ तो जाके आप फॉरेन में वेडिंग करिए, कोई सिंगापुर जाके करता है, कोई दुबई जाके करता है। दुबई तो चलिए आजकल लड़ाई की वजह से नहीं जा रहे, पर यूरोप में बहुत कॉमन है। अब प्रॉब्लम डेस्टिनेशन वेडिंग में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि वहां जितने गेस्ट जाएंगे 100, 200, 300, वो सारे के सारे विदेशी मुद्रा इशू कराएंगे। BTQ आपको पता होगा, बेसिक ट्रैवल कोटा, हर ट्रैवलर को मिलता है। इसके अंतर्गत आप $10,000 के करीब आप कैश फॉर्म में ले जा सकते हैं, ट्रैवलर चेक्स फॉर्म में, या आप उसको ऑनलाइन अपने क्रेडिट कार्ड में डलवा के, और बाकी भी। तो आपको फॉरेन एक्सचेंज खर्च होगा ना अगर बाहर जाएंगे। अगर आप हॉलीडे के लिए, कौन सी जगह भारत में नहीं है? पहाड़ भारत में है, समुद्र भारत में है, नदियां भारत में है, जंगल भारत में है। तो आप जिस चीज के लिए बाहर जाना चाहते हैं, जिन नजारों के लिए, जिन इंस्टा रील्स को बनाने के लिए आप विदेशों में जाके फोटो खिंचवाना चाहते हैं, वो सब भारत में उपलब्ध है। उसमें फॉरेन एक्सचेंज खर्च होता है, यहाँ पर भारतीय मुद्रा खर्च होगी, बल्कि यहाँ तो लोगों को नौकरी भी मिलेगी। मुझे थोड़ी चिंता अर्निमा सोने पर है, क्योंकि सोने का जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 1 साल तक मत खरीदिए, तो इससे क्या हुआ कि ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है और ज्वेलरी रिटेल सेक्टर, उसमें हड़कंप मच गया। आपने देखा कि कल्याण हो गया, तनिष्क हो गया, इनके शेयर्स में आज बहुत भारी गिरावट आई है जी। और इसमें जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री में 80-85 लाख व्यक्ति काम करते हैं अर्निमा। तो मुझे लगता है कि इसके लिए सरकार को तरीका ये था कि वो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देते। पर अब खैर, अब ज्वेलर्स के लिए भी मैं ये कहना चाहूंगा, बहुत सारे ज्वेलर्स के मेरे पास सुबह से फोन आ चुके हैं कि ये क्या हो गया, क्या लोग वाकई में आना बंद कर देंगे। मैं कहा देखिए, प्रधानमंत्री जी की सलाह है, लोग मानते तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु आप लोगों को ये कहिए कि भाई आप जो पुरानी ज्वेलरी आपके घर पर पड़ी है, 30,000 टन सोना भारतीय हाउस होल्ड्स में है, उसको लाइए ना, उसको पुराने मॉडल के, जो पुराने फैशन के, उसको हम नया बना के देते हैं, तो वो काम तो आपका चल सकता है। तानिष्क ने सचिन तेंदुलकर को जब टैरिफ लगा था उस दौरान में हायर किया, जब गोल्ड की प्राइस बहुत चढ़ गई थी तो लोगों ने ज्वेलरी खरीदनी बंद कर दी थी। तानिष्क ने तेंदुलकर को हायर किया इस बात के लिए कि आप लोगों को कहिए कि भाई आप पुराना सोना, और 36 लाख लोगों ने, तानिष्क का डेटा है, 36 लाख लोगों ने बात सुनी और अपने पुरानी ज्वेलरी लाके रिसाइकिल कराई। तो ज्वेलर्स को तो मैं यही हिम्मत बना सकता हूं कि आप लोगों को एनकरेज करिए। परंतु यह सच है कि जिस चीज में बहुत भारी फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है, इस समय देश को फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत है। एंड वी डोंट वांट टू लैंड अप इन अ सिचुएशन लाइक बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका, जिनके पास फॉरेक्स है नहीं। आप मान लीजिए वहां अगर हमारा 1990-91 में हमारे पास फॉरेक्स खत्म हो गया था, हमें अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था, आपको याद होगा। वो आप तो उस टाइम बहुत छोटी होती होंगी, मुझे पता नहीं आप उस टाइम पैदा भी हुई होंगी कि नहीं हुई होंगी, पर मैं जरूर था उस समय। मुझे याद है भारत का सोना गिरवी रखा गया था और बहुत ही शर्मनाक बात थी। तो वी डोंट वांट टू लैंड अप इन अ सिचुएशन जहां हमारे पास फॉरेक्स ही नहीं बचा, तो हम कैसे आयात करेंगे? हम तो जो तेल है मंगा भी नहीं पाएंगे। मुझे जो अंदेशा नजर आ रहा है अर्निमा इस बात से बड़ा, वो ये है कि आर्थिक करंट अकाउंट डेफिसिट, जिसको हम CAD कहते हैं, वो तो बिगड़ ही रहा है, क्योंकि हमारे फॉरेक्स रिजर्व डिप्लीट हो रहा है, हमारे इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, एक्सपोर्ट अभी दुनिया में ऐसी परिस्थिति है उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहे हैं। हालांकि हमने $860 बिलियन का फिर भी एक्सपोर्ट का आंकड़ा निकाला है। पर मुझे जो अब अगला कदम जो थोड़ा सा चिंताजनक दिख रहा है कि अब ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो कि 30,000 करोड़ रुपए प्रति माह का लॉस कर रही हैं, उनको अब पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ाने का मुझे लगता है समय नजदीक आ रहा है। अब राजनीति से हट जाए, इलेक्शन नो इलेक्शन, इस चीज से हटे, फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि इनकी बॉटम लाइंस ब्लीड कर रही हैं और बुरी तरह से ब्लीड कर रही हैं, क्योंकि जैसी उम्मीद बनी थी कि क्रूड ऑयल फ्राइडे को $100 से नीचे था, आज फिर वो 105 पहुंच गया। जब नीचे आता है फिर कोई ऐसी बात आ जाती है कि अमेरिका ने ईरान का प्रस्ताव ठुकरा दिया है, अब फिर ये तो बमबारी शुरू हो जाएगी, क्रूड ऑयल फिर बंद हो जाएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर बंद रहेगा। तो आई थिंक ये जो बहुत अनसर्टेनिटी बनी हुई है और क्रूड ऑयल लगातार नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है, नीचे आता है फिर वापस, इसकी वजह से प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि परिस्थिति, और मैं ये भी बता दूं अर्निमा कि अगर युद्ध रुक भी गया ना, तो आपको परिस्थितियां सामान्य होने में बहुत वक्त लग जाएगा। ये आप वापस $60-65 पे आ जाएगा, आप भूल जाइए, अभी ये नहीं आने वाला है। ये अगर ठहरा भी तो $100 के नीचे भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। मुझे लग रहा है $80-90 न्यू नॉर्मल बन जाएगा। ये भी देश के लिए बहुत बड़ा, क्योंकि हमारी जो क्रूड बास्केट है, जो हम वेनेजुएला से लेते हैं, हम रशिया से लेते हैं, हम अल्जीरिया से लेते हैं, हम बहुत जगह से लेते हैं, वो क्रूड बास्केट पहले ही हमारी इस भाव से बहुत ऊंची है। उसमें रिफाइनिंग कॉस्ट जोड़ दीजिए, शिपिंग कॉस्ट जोड़ दीजिए, इंश्योरेंस कॉस्ट जोड़ दीजिए, हमें तो पहले ही बहुत महंगा पड़ता है। तो एक विदेशी कमोडिटी है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो गाड़ियां कम चलाइए, आप वर्क फ्रॉम होम करिए, वर्चुअल मीटिंग्स करिए, फॉरेन ट्रैवल कम करिए, रसोई में सरसों का तेल इस्तेमाल करिए, रिफाइंड ऑयल मत इस्तेमाल करिए, सोना 1 साल के लिए मत लीजिए, जो है उसी को रिसाइकिल कराइए।
हाँ, एक जरूरी बात मैं कहना चाहूंगा, सोने की कीमतें नीचे आने वाली नहीं है इस कारण से। ये मैं लोग बहुत सारे लोग गलत फहमी में है, शायद आपका सवाल यही सवाल भी होता। पूछने जा रहे थे हम मुझे आपसे मुझे सर। मालूम था, मुझे मालूम था आप ये पूछने वाली हैं, इसीलिए मैंने खुद ही ले लिया। तो सोने की, क्योंकि सोना एक अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी है, सोना एक इंटरनेशनल कमोडिटी है, इसकी प्राइस डिस्कवरी यूएस और लंदन में होती है। इसको भारत से कोई मतलब नहीं है। भारत भले ही दुनिया का सबसे बड़ा सोने का कंज्यूमर है चाइना के बाद, पर फिर भी इसकी कीमत पे कोई असर नहीं पड़ेगा भारत के इस निर्णय की वजह से, या लोग अगर मोदी जी की बात मानते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है अगर नहीं भी खरीदेंगे। वो डिमांड जो है सेंट्रल बैंक से है, डिमांड हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल से, वो डिमांड हमारी इस रिटेल डिमांड से कहीं ज्यादा बड़ी है। तो आई थिंक सोना गिरने की, तो जो लोग, देखिए आज मैं ये तो नहीं कहूंगा कि लोग सोना खरीदें, क्योंकि मैं, मोदी जी ने कहा है कि भाई आप मत खरीदें, मैं कहूं कि आप सोना खरीदें निवेश के लिए, ये तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। परंतु जिन लोगों के पास सोना है, जिनके पास क्या, ज्यादातर सबके पास है, तो उसको आप रखें, वो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी रिटर्न देगा। इस कारण से ना मार्केट इस कारण से गिरी है और ना ही सोना इस कारण से दबाव में आने वाला है। अगर सोना दबाव में आया तो वो क्रूड ऑयल की वजह से आएगा, वो डॉलर इंडेक्स की वजह से आएगा, वो बॉन्ड यील्ड की वजह से आएगा, वो महंगाई के डर की वजह से आएगा, वो फेडरल रिजर्व रेट ना बढ़ा दे इस कारण से आएगा। मोदी जी की इस बात से सोने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इससे पहले पूछती, मैंने जवाब दे दिया। सर बहुत सारे फैक्टर्स आपने बताए और कई सवाल मेरे आपने इसी आंसर में इंक्लूड कर लिए, लेकिन एक पॉइंट जिसके ऊपर अभी भी आपका जवाब जानना चाहते हैं वो है भारतीय रुपया। रुपए के ऊपर भी इस समय बहुत प्रेशर बना हुआ है। 95 के स्तर पे इस समय फिर भारतीय रुपया पहुंचा हुआ है। 100 तक जाता हुआ दिख रहा है क्या इस समय जो दबाव नजर आ रहा है भारतीय रुपए के ऊपर, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से आज बाजार में बहुत तेज गिरावट देखने को मिली है। 3 कारणों से रुपया प्रेशर में है मुख्यतः। पहला कारण क्रूड ऑयल के बढ़ते दाम, क्योंकि क्रूड ऑयल की वजह से हमें डॉलर ज्यादा खरीदने पड़ रहे हैं, उसकी वजह से डॉलर महंगा हमें मिल रहा है, नंबर 1। नंबर 2, एफआईआईज और एफपीआईज इसी साल में 5 महीने में 2026 में 2 लाख करोड़ से ज्यादा का माल यहाँ बेच चुके हैं। उसका उनकी लगातार निकासी की वजह से, लगातार एफआईआईज एफपीआईज का शेयर मार्केट में बेचने की वजह से डॉलर पे। और तीसरा कारण, हमारे जो ओवरऑल इंपोर्ट्स हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, जिसमें गोल्ड, $72 बिलियन का गोल्ड में एक्सपोर्ट हुआ, अभी मैंने आपको बताया। उसके अलावा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, बहुत सारी और चीजें, हमारा इंपोर्ट भी बढ़ा है। तो इन 3 कारणों से रुपए के ऊपर प्रेशर है। हालांकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अरुणिमा लगातार बीच बीच में हस्तक्षेप करता रहता है जी। वो डॉलर स्वैप्स करता है, रुपी स्वैप करता है, कोशिश करता है, परंतु अगर प्रेशर उस आरबीआई के एफर्ट से ज्यादा का होगा तो नेचुरल है कि वो गिरेगा ही गिरेगा। तो मुझे लग रहा है रुपए को, हालांकि आरबीआई बहुत तेजी से तो नहीं गिरने देगा, पर धीरे धीरे करके हम देख रहे हैं कि रुपया इस समय 95 से ऊपर पहुंच गया है, या 95 से नीचे पहुंच गया, आप जैसे मर्जी उसको देखें। तो रुपया, मुझे के दाम बढ़े रहे अरुणिमा, तो मुझे लगता है रुपया प्रेशर में रहेगा और रुपया यहां से हम 100 की तरफ बढ़ता हुआ देखेंगे। हालांकि 100 एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल और एक राजनीतिक डिबेट का कारण बन जाएगा अगर इसमें सेंचुरी मार दी, पर अब सेंचुरी से ज्यादा दूर नहीं है। हालांकि मुझे यह उम्मीद है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसमें हस्तक्षेप करेगा और ऐसे कदम उठाएगा जिससे कि इसको, हालांकि जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कदम उठाता है तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व्स कम होता है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को उतने डॉलर मार्केट में छोड़ने पड़ते हैं, बेचने पड़ते हैं, तो वो हमारे उस पर, हालांकि अभी आपने देखा होगा जो एनओपी जो निकाला था, एनओपी बैंकों के, प्राइवेट बैंक्स के लिए, कि आप अपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट $100 मिलियन से ऊपर के स्क्वायर अप करिए। तो कुछ कदम मुझे आरबीआई की तरफ से आते हुए दिखते हैं आने वाले दिनों में, अगर रुपया यहाँ से 96 की तरफ, 96 की तरफ बढ़ता है तो। अरुणिमा जी सर, फाइनेंशियल मार्केट्स में आज जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर के थोड़ा पैनिक क्रिएटेड है कि अब बाजार एक बार फिर से अनसर्टेनिटी के कारण डरा हुआ है, भले ही उसका रीजन क्रूड हो, भले ही उसका रीजन रुपए डॉलर का रिलेशनशिप हो। क्या सच में भारतीय बाजार के लिए रिस्क ओपन हो रहे हैं नए, और अब Q1 की अर्निंग्स को लेकर के बाजार अभी से डरने लगा है क्योंकि क्रूड के प्राइसेस अफेक्ट करेंगे Q1 की अर्निंग्स को? जी हाँ, Q1 की अर्निंग्स को लेकर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं हूं, क्योंकि इसमें अप्रैल मई लगभग आधा जाने लगा है। अप्रैल तो पूरा ही बुरा रहा और मई के महीने में भी अगर संभल भी गया यहाँ से, तब भी संभलते संभलते पूरा क्वार्टर बीत जाएगा। तो Q1 की अर्निंग्स और Q4 की भी अर्निंग्स ले। और कल मुझे स्टेट बैंक के नतीजों ने बहुत निराश किया। स्टेट बैंक दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है। कुछ बैंक जैकपॉट भी थे, जैसे बंधन बैंक हो गया, ऐसे छोटे छोटे बैंकों ने सरप्राइज भी किया अच्छी तरफ। पर स्टेट बैंक जैसा बड़ा बैंक अगर निराश करता है
तो इसमें थोड़ी सी चिंता का कारण बन जाता है। तो मार्केट को देखिए, मार्केट अच्छी खबर को सेलिब्रेट करता है, बुरी खबर को भी पचा जाता है, पर मार्केट ना अनिश्चितता और अनसर्टेनिटी जिसको हम कहते हैं अर्निमा, मार्केट उसको नहीं पचा पाता है। तो अनसर्टेनिटी एक ऐसी चीज है, तो मार्केट के सामने इस समय बहुत बड़ी अनिश्चितता की परिस्थिति खड़ी हुई है। मार्केट को समझ नहीं आ रहा, रोज लगता है कि स्ट्रेट ऑफ अब ये सुलझ जाएगा, फिर अगले दिन कुछ हो जाता है। कितनी बार ये हो चुका है, अगर आप पिछले 70 दिन से ऊपर का हिसाब निकाल कर देखें अर्निमा, आप देखेंगे कि बिल्कुल ये इसका ग्राफ ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो इसको लेके मार्केट ज्यादा परेशान है, बिकॉज मार्केट में कोई भी निवेशक क्या है कि कोई नीति नहीं बना पा रहा कि हम लॉन्ग टर्म जाएं, हम मिड टर्म जाएं। हालांकि लॉन्ग टर्म में मैं मानता हूं जो आप बहुत लॉन्ग टर्म खेलते हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी राइट नाउ। पर बहुत सारे मार्केट ऑपरेटर्स मिड टर्म और शॉर्ट टर्म प्लेयर्स हैं, बहुत सारे मार्केट ऑपरेटर डेरिवेटिव प्लेयर्स हैं, उन लोगों के लिए जो वॉलेटिलिटी है इसने परेशान किया हुआ है। और रिजल्ट्स मिक्स्ड आ रहे हैं, कोई ये तो है नहीं कि सारी कंपनीज के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, मिक्स रिजल्ट्स आए हैं, और Q1 बहुत ऑप्टिमिस्टिक नहीं नजर आ रहा। इसको लेके मुझे लग रहा है कि मार्केट अभी थोड़ा सा डाइसी रहने वाला है, और मार्केट से कुछ लोग हो सकता है दूरी बना के रखना चाहे इस दौरान में। FIIs भी दूरी बनाएंगे अभी लंबे समय तक? FIIs की मुझे इतनी चिंता नहीं है अब, क्योंकि एक उर्दू में बोलते हैं मर्ज इतना बढ़ गया कि खुद दवा हो गया। आपने सुना होगा कि बीमारी इतनी बढ़ गई कि वो खुद ही दवा बन गई। मुझे लगता है FIIs को तो अब मैं भी 35 साल से मार्केट एनालिस्ट हूं और मुझे अब लगता है, मैं भी एक जमाने में जब 25% हिस्सा होता था FIIs का मार्केट में, मुझे भी बहुत चिंता होती थी, पर अब मुझे चिंता नहीं होती, क्योंकि एक तो इनका हिस्सा मार्केट कैप में नीचे आ चुका है, करीब 15-16% आ चुका। अब प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, उनको अधिकार है, ले जाने दीजिए। हमारी मार्केट और निमा आत्मनिर्भर होती जा रही है। जितना ये निकालते, जिस हिसाब से इन्होंने निकाला है, आप बताइए, आप तो बिजनेस चैनल है, इस हिसाब से तो हमारी मार्केट को इस समय निफ्टी को 10,000 पे आ जाना चाहिए था, और मार्केट आज भी 24,000 के आसपास खड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि हमारे जो देसी बॉयज हैं, जो हमारे DIIs है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में देसी बॉयज जिनको बोलता हूं, उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है। हमारे जो रिटेल निवेशक हैं, SIP के जरिए, म्यूचुअल फंड के जरिए जितना वो बेचते हैं उसको मैच करता हुआ हमारे DIIs खरीद लेते हैं। तो मुझे लग रहा है मार्केट का आत्मनिर्भर होना लॉन्ग रन के लिए, भारतीय मार्केट के लिए अच्छा है। भारतीय मार्केट मैच्योर हो रही है और अब इन गोरों के ऊपर उतना डिपेंडेंट नहीं है, ऐसा मेरा मानना है, विच इज अ गुड। सो आई एम नॉट वेरी वरीड अबाउट FII। थोड़ा सा रुपए के प्रेशर की वजह से मैं वरीड हूं, बट अदरवाइज इनके पैसे निकालने की वजह से अब मैं वरीड नहीं हूं, क्योंकि हमें अब आदत हो गई इस सेल की। क्या रजौरी गार्डन में सेल लगती होगी अर्निमा, जो इन्होंने सेल लगा रखी है? जी बिल्कुल सर। एविएशन और टूरिज्म सेक्टर के ऊपर भी प्रेशर बढ़ता देख रहे हैं क्या? जी हाँ, जो इंटरनेशनल टूरिज्म है वहां पर मुझे लग रहा है डोमेस्टिक टूरिज्म यहां से पिक भी कर सकता है, क्योंकि जो लोग विदेश जाते थे, हमारे देश में क्या नहीं है, हमारे देश में नदी भी है, पहाड़ भी है, जंगल भी है। आप देश में घूमेंगे, वो लोग जो लोग कश्मीर जाएंगे, जो लोग बाली जाते थे वो गोवा जाएंगे। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों को विदेश जाना है वो भारत में घूमेंगे, तो डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ावा मिल सकता है। तो जो इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ेगा इंटरनेशनल टूरिज्म के कम होने से, वो डोमेस्टिक टूरिज्म उसको ऑफसेट कर लेगा। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री भी मत, फॉरेनर्स कम आएंगे, फॉरेनर्स तो आएंगे नहीं आएंगे, पर मुझे नहीं लगता ओवरऑल फर्क पड़ेगा। कुछ समय के लिए असर होगा, पर ये रिकवर कर जाएगा। सर एक आखिरी सवाल चलते चलते, क्या आम लोगों को अपने घर के बजट को, निजी बजट को लेकर के डरने की जरूरत है? इन्फ्लेशन को लेकर के क्या इंडिकेशंस, क्या राय? जो मैं नहीं कहना चाह रहा था वो आपने मेरे से कहलवा दिया, इस बात को मैं अवॉइड कर रहा था, पर चलिए अब आपने बुलवा दिया तो अब तो मुझे बोलना ही पड़ेगा। जी हाँ, आपको अपने बजट के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। कोई बड़ा खर्चा करना है उसको फिलहाल टाल दीजिए। अगर मकान खरीदना जरूरी नहीं है, इतने साल आपने नहीं खरीदा, कुछ टाइम और मत खरीदिए, रुक जाइए। कोई गाड़ी खरीदनी है, बदलनी है, रुक जाइए। आई थिंक अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने जो अपने वक्तव्य में कहा है कि उसमें से मूल उपदेश क्या आता है कि थोड़ा सा किफायत, थोड़ी सी कंजूसी, इंग्लिश में बोलते हैं फ्रूगल, थोड़े से फ्रूगल हो जाइए, थोड़ा सा अपने आप को अंकुश रखिए अपने ऊपर। आना जाना कहीं पर है, पेट्रोल डीजल की खपत कम करिए, कहीं इंटरनेशनल ट्रैवल कम करिए, डेस्टिनेशन वेडिंग कम करिए, अपने किचन में सरसों का तेल इस्तेमाल करें। तो मुझे लगता है हम अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करेंगे और कुछ अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करेंगे, तो आपका बजट, अगर यहाँ से महंगाई बढ़ती भी है, जो कि उम्मीद नजर आ रही है, तो कम से कम आपको वो इतना नहीं चुभेगी जितना कि ऐसा ना करने वाले को चुभेगी। अर्निमा, थैंक यू सो मच शरद सर फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। बहुत सारे सवाल थे और कहीं ना कहीं क्लैरिटी जरूर मिलेगी कि अपने बजट के ऊपर कंट्रोल करेंगे तो शायद इकोनॉमिक क्राइसिस उतना इम्पैक्ट नहीं करेगा हमको। थैंक यू सर।